Let's begin. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नाथ सर क्लासेस। आई रियली विश कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है बोर्ड्स की वो बहुत अच्छी हो और आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आओ अपने बोर्ड्स के एग्जाम्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अपनी पढ़ाई में कोई दिक्कत हो रही है, मैथ्स और साइंस में किसी भी चैप्टर की कोई दिक्कत हो रही है, तो आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख करके बता सकते हो, या फिर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7906039961, इस पे आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ जुड़ करके आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप लोग हम तक शेयर कर सकते हैं और हम आपको उसका पूरा सॉल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हम आपको सैम्पल पेपर्स, देन सैम्पल पेपर्स के साथ इसके आपको सॉल्यूशंस, फिर इसके बाद है आपका एग्जाम्पलर्स, एंड देन आपका जो अगर किसी के पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो उसकी पीडीएफ हो जाएगा, या फिर जो प्रैक्टिस पेपर हैं। तो ये सब चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलने वाली हैं इस नंबर पे, अगर आप लोग क्या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके जो हमारी कम्युनिटी है नाथ सर क्लासेस वहाँ पे अगर आप लोग ऐड हो जाते हो। तो हम लोग आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग सीधे सीधे जो आज का टॉपिक है, जो आज का चैप्टर है, वहाँ पे हम लोग चलते हैं, और वो है हमारा क्या, आपका चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या है ये? है आपका चैप्टर नंबर 9 और है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको इसमें बहुत, मतलब एक तरीके से आप ये सोच सकते हो कि आपको बहुत मिनिमम कॉन्सेप्ट के साथ मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। मतलब अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये एक ऐसा चैप्टर है कि आपको बहुत लिमिटेड चीज़ों पे ध्यान देना है और आपको पक्का है कि आपको मार्क्स स्कोर करने में इस खासकर इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है। सबसे पहले जो कि मैं आपको बताऊंगा वो ये कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं, तो आपको इस चैप्टर में ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास कोई क्या आए, जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आए, जब भी आप कोई प्रॉब्लम को पढ़ रहे हो और आपको लग गया कि वो यहाँ से पूछा गया है, तो आपको करना क्या है, आपको करना है डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम को ड्रॉ करना है, और दूसरे नंबर पे आपको स्पेसिफिक राइट एंगल ट्राइंगल, किसके ऊपर, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर काम करना है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो बेसिक सा फंडा जो है वो ये कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम मिलेगी तो आप कितने अच्छे से उस डायग्राम को बना पाए और कितने अच्छे से आप लोगों ने वो राइट एंगल ट्रायंगल को पहचाना जिसके ऊपर काम करना है, तो श्योरिटी है कि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे मार्क्स आने की जो पूरी पॉसिबिलिटी जो है वो बनती है। तो अब हम लोग ये देखेंगे, अच्छा इसके जो मतलब इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कैसी आती हैं। कभी कभी ये आता है कि आप डिस्टेंस फाइंड करो। क्या? डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस में आपका लेंथ हो सकती है कि लेंथ फाइंड कर दो, ठीक है, या फिर वो आपको कभी क्या हाइट फाइंड करने के लिए बोल सकता है, हाइट फाइंड करने के लिए बोल सकता है, या फिर कभी वो टाइम भी कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। और इन सब चीज़ों को अभी हम लोग आगे जैसे हम लोग क्वेश्चंस में चलेंगे इन सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पे समझेंगे। ये हो सकता है लेंथ, या फिर किसी एक पर्टिकुलर, जैसे आपके पास रिवर के जो क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे विड्थ फाइंड करने के लिए बोलता है। तो आपके पास ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एटसेट्रा लिख दे रहा हूँ। हम लोग और आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपके लिए और इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं इसमें जो समझने वाली हैं। देखो स्टूडेंट्स, अब जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और उसको आप लोग बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश करना। पहला है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है आपका? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। पहली चीज़ ये समझेंगे हम लोग। दूसरी चीज़ हम लोग समझेंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है,
एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ये समझेंगे। और इन दोनों की जरूरत आपको पड़ती है लाइन ऑफ साइट में। किसमें? लाइन ऑफ साइट में, लाइन ऑफ साइट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग चलते हैं, इसको एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहली जो चीज़ हम लोग समझेंगे अभी, हम लोग ये देखते हैं कि लाइन ऑफ साइट क्या हो। लाइन ऑफ साइट जैसे कि मैं आपको भी देख रहा हूँ, तो जो लाइन आपके और मेरे बीच में जो लाइन बन रही है वो होगी लाइन ऑफ साइट। लेट्स सपोज एक दूसरा एग्जांपल कि अगर मैं इस पेन को देख रहा हूँ इस तरीके से, अब इस पेन को देख रहा हूँ तो मेरी आईज और इस पेन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन जो जा रही होगी ना, वो आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स सपोज आप कहीं पे, लेट्स सपोज आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, ये कोई एक बिल्डिंग हो गई, ठीक है, ये कोई एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है और इसके टॉप पे आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, और आप यहां से किसी एक बलून को उड़ता हुआ देख रहे हो, ठीक है। तो जो रे ऑफ लाइट, मतलब जो एक लाइट की जो रे है ना, मतलब जिसके थ्रू आप इस बलून को देख रहे हो, तो एक स्ट्रेट लाइन जा रही होगी। तो ये जो है ये है आपकी लाइन ऑफ साइट। क्या है ये? लाइन ऑफ साइट। जिस रेखा से आप किसी चीज को देख रहे हो, लाइन का मतलब हुआ रेखा और लाइन ऑफ साइट मतलब देखना, साइट मतलब होता है देखना। तो जिस लाइन पे आप देख रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, वो हो गया आपका लाइन ऑफ साइट। अब दूसरी चीज क्या है कि हो सकता है कि आपका मानो कि ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये जो है मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये आपका ग्राउंड हो गया, और ग्राउंड के पैरेलल आप अगर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्रॉ कर रहे हो, मतलब इसके एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो अपनी आईज के लेवल पे, तो वो एक तरीके से मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी क्योंकि वो पैरेलल है हॉरिजॉन्टल के। अब क्या है कि अगर जैसे अभी जैसे मैं सामने देख रहा हूँ अभी, ठीक है, हो सकता है कि अब मुझे ऊपर छत देखना पड़े तो मैं ऐसे करके देखूंगा। तो ये जो चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे पहले मैं ऐसे में देख रहा था, मेरी लाइन ऑफ साइट ये थी, अब लाइन ऑफ साइट ऊपर ऐसे करके जा रही है ये, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो एंगल क्या हो जाएगा? वो एंगल आपका हो जाएगा क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों? क्योंकि आप एलिवेट कर रहे हो ना अपनी लाइन ऑफ साइट को, क्या एलिवेट कर रहे हो, ऊपर कर रहे हो। पहले आपका ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब बिल्कुल अगर बिल्कुल सीधे में देखोगे तो ये लाइन ऑफ साइट जा रही है, बट अगर आप थोड़ा ऊपर करोगे तो अपनी आंखों के एलिवेट करोगे ना, ऊपर की तरफ करोगे, तो ये एंगल ऑफ क्या हो गया? एलिवेशन। क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो मानो क्या है कि यहाँ पे आपका कोई दोस्त खड़ा है, यहाँ पे आपका कोई दोस्त खड़ा हुआ है और आपको इसको भी देखना है। अगर आप इसको भी देखना चाह रहे हो तो ये रे ऑफ लाइट आ गई जो कि आप इसको देख रहे हो। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्रॉ किया है ना, कोई सा भी एंगल हो इसी से मेजर होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी यहीं से मेजर हुआ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा, जो आप नीचे देख रहे हो, नीचे की तरफ जो आप देख रहे हो, तो ये जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये भी यहीं से मेजर होगा। तो ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। आ रही है बात समझ में? और डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? लो। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आप नीचे देख रहे हैं, ठीक है, तो नीचे आप जब देख रहे हैं तो वो जो लाइन ऑफ साइट जो जा रही है, तो उसका जो एंगल आपका बन रहा है वो हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखो अब क्या है। अभी आपको ये दो चीज़ें समझ में आ गई, दोबारा रिकॉल कर लो कि आप अगर मान लो किसी सरफेस पर अगर ग्राउंड पे खड़े हो तो आपका सिर्फ और सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा, अनटिल और अनलेस के आगे से वो जमीन खुदी भी ना हो। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो तो हो सकता है कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन की भी बात करते हैं या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन की भी बात कर सकते हैं। तो ये जो तीन चीज़ें थी ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। इन्हीं तीनों चीज़ों का यूज़ होने वाला है चाहे क्वेश्चन आपका किसी भी लेवल का हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आपका जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस रखे हुए हैं, आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस पूरे चैप्टर में एक तो आपके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका ये जो वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक हो गया आपका tan 30 की वैल्यू और इसका फॉर्मूला, सबसे पहले इसका फॉर्मूला, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक तो ये हो गया। दूसरा
तो और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो वैल्यू होती है तुम्हारी 1/√3। दूसरी चीज़, आप दूसरी चीज़ ये याद रखोगे कि tan 60 डिग्री क्या है? tan 60 डिग्री आपको पता है फॉर्मूला तो आपका सेम ही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और लेकिन इसकी जो वैल्यू हो जाएगी tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है वह √3। क्या होती है? √3। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें ध्यान ये रखो कि यहाँ पे आपको tan 45 की भी वैल्यू कभी कभी यूज़ करने के लिए आती है। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। फॉर्मूला आपका सेम यही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में आपको यूज़ करना पड़ सकता है, कुछ क्वेश्चंस में आपको यूज़ क्या करना पड़ सकता है? कॉट का फॉर्मूला। किसका? कॉट का फॉर्मूला। हो सकता है कि आपको कॉट 30 डिग्री की वैल्यू वो बोल दे, कहीं पे आपको लिखने की जरूरत पड़ जाए, तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ऐसे ही कहीं पे हो सकता है कि कॉट 60 डिग्री की वैल्यू पुट करने के लिए बोल दें या फिर लिखने के लिए बोल दें, तो उसका जो वैल्यू होती है 1/√3। दूसरा कि हो सकता है कि वो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो आपको लिखने के लिए बोल दें। तो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो आपकी tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है, और वो है आपकी 1। आ रही है बात समझ में? यहाँ तक चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं और चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये देखो कि आपके पास नेक्स्ट है, आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है मैंने। अगर आपको इस पूरी चीज़ में अगर आपको बहुत अच्छी एफिशिएंसी लेकर के आनी है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इसके क्वेश्चंस को करो। तो अभी आपके लिए जो मैंने क्वेश्चन एक पिक किया है वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। और एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? ये बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो सबसे पहली चीज़ इसने क्या बोला कि ये ग्राउंड की, अगर आपने इन क्वेश्चंस में सबसे पहली चीज़ अगर आपने डायग्राम सही तरीके से बना लिया है तो आप मान के चलो कि आपका आधा क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो डायग्राम बनाते समय पूरा ध्यान रखो। जैसे इसने क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? मानो कि वो जो ग्राउंड का पॉइंट है वो ये है और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है ऊपर की तरफ को देखते हुए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। कितना है ये? 30 डिग्री है। आ रही है बात समझ में? आपको मैंने क्या बताया था कि अगर ग्राउंड पे हो तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। और कितना मीटर टॉल बिल्डिंग है? ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है? वो है आपकी 10 मीटर। कितना है? 10 मीटर। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो है वो है आपका क्या? अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। क्या है? इसके ऊपर में, इस बिल्डिंग के टॉप पे मैंने क्या किया? एक फ्लैग लगा दिया है। आ रही है बात समझ में? अब ये क्या बोल रहा है? होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। तो ये P पॉइंट था आपका, और यहाँ से अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, अगर आप इस फ्लैग पोस्ट को देख रहे हो, फ्लैग को, तो आपका ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन अब आ रहा है उसको देखते हुए तो वो आ रहा है आपका 45 डिग्री। आगे क्या बोल रहा है ये? फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। मतलब क्या है? देखो मतलब ये है कि आपको अगर मैं यहाँ पे नेमिंग कर दूँ तो यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ कि ये है A पॉइंट, ये है आपका B पॉइंट और ये है C पॉइंट, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है PA, और PA क्या है? डिस्टेंस, क्या है? डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P। एक तो आपको ये फाइंड करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा आपको बोला है उसने BC कैलकुलेट करने के लिए। क्या हो गया? BC। BC क्या हुआ? हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। तो ये चीज़ें आपको उसने फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, दो चीज़ें। अब देखो हम लोग करेंगे क्या। अब देखो इसमें जो जो चीज़ें आप कर सकते हो वो चीज़ें क्या हैं वो हम लोग समझते हैं।
इन ट्राइंगल पी ए बी, कौन सा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल पी ए बी, देखो दोबारा पी ए बी, इस ट्राइंगल में एंगल कितने डिग्री का है, तो एंगल ये कितने डिग्री का एंगल है, ये है 30 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा tan 30, कितना tan 30 इक्वल्स टू, आपको पता है tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है बी ए और बेस क्या है ए पी, तो बी ए की वैल्यू कितनी है 10 है, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 10 अपॉन बेस, बेस कितना है ए पी, तो यहाँ पे ए पी लिख देता हूँ। आ रही है बात समझ में? सिंपली क्या करो कि इस ए पी को यहाँ से यहाँ पे लेके चले जाओ और जो tan 30 डिग्री की वैल्यू है उसको यहाँ पे रख दो। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल्स टू ये कितना हो गया 10 अपॉन ए पी, तो ए पी यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो ए पी इक्वल्स टू कितना हो गया 10 अंडर रूट 3 और ये मीटर में है तो ये ए पी की वैल्यू हो गई इन मीटर्स। तो जहाँ पे भी ये आपका कैलकुलेट होगा उसके नीचे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन, ए पी क्या है, ए पी क्या है डिस्टेंस है, तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ बिल्डिंग एंड पॉइंट P इज 10 अंडर रूट 3 मीटर। आ रही है बात समझ में? ये आपका आधा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अब रेस्ट जो आधा बचा हुआ है वो कैसे कंप्लीट करोगे, तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल क्या PAC, क्या है PAC। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे आपका कितना है 1045 डिग्री है, कितना है 1045 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 10 प्लस BC, परपेंडिकुलर क्या है देखो, परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 10 और ऊपर हो गया BC, तो यहाँ पे आप लिखोगे 10 प्लस BC अपॉन में क्या होगा, अपॉन में आपका बेस होगा, तो बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, अभी अभी आई है AP की वैल्यू कितनी 10 अंडर रूट 3। अब क्या होगा कि 1045 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, मैंने आपको बताया अभी इससे पहले जस्ट, तो 1045 डिग्री की वैल्यू हो गई 1 इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया 10 प्लस BC अपॉन 10 अंडर रूट 3। अब ये यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 10 अंडर रूट 3 और ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 10 इक्वल्स टू BC। अब 10 को कॉमन कर लो, तो 10 को हमने कॉमन कर लिया, अंडर रूट 3 माइनस 1 इक्वल्स टू BC। और BC क्या है तुम्हारा, BC है आपका हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। तो यहाँ पे ये अगर आपको अंडर रूट 3 की वैल्यू दे रखी है, अगर उन्होंने बोला है यूज अंडर रूट 3 एज दिस मच, जैसे होता है 1.732, ठीक है, तब तो आप उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। अगर उन्होंने वो नहीं दे रखा है तो आप इस वैल्यू को फिर पुट नहीं करोगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो अभी ये चीज़ें हो गई क्लियर। अब देखो क्या है, जहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर हाइट, क्या लिखोगे, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ इज कितना है 10 ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 3 माइनस 1 और लिखोगे आगे मीटर। ध्यान रखना इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप चल करके सॉल्व करते हो, तब जाकर के आपके मार्क्स कहीं पे भी काटने की संभावना जो है वो नहीं होती है। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन रखा हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियोस, रिवीजन वीडियोस जो आपके लिए लेक्चर आ रहे हैं, अगर आपको ये पसंद है, आपको पसंद आ रहा है, आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो मेक श्योर कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करो बाय यूजिंग योर व्हाट्सएप स्टेटस हो गया या फिर कोई सोशल मीडिया हैंडल हो गया। और अगर आपको सैम्पल पेपर्स चाहिए या फिर आपको सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस चाहिए, तो आप जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कौन सा, 7906039961, जो ये नंबर है, आप इस नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज डाल करके आप अपना चाहे सैम्पल पेपर हो चाहे प्रैक्टिस पेपर हो कोई सा भी,
और सैम्पल पेपर तो हर सब्जेक्ट के हैं विद सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर कोई एनसीईआरटी की बुक हो गई, उसका पीडीएफ अगर आपको मंगाना है तो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी इस नंबर पे, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है आपकी एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपका डाउट में रहता है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या बोल रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। मतलब एक स्ट्रेट हाईवे है और ये क्या कर रहा है, लास्ट में किसके, टावर के फुट पे जा रहा है। तो ये क्या है, ये है टावर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये आगे, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। मतलब एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से वो एक कार को देख रहा है। किसको देख रहा है, एक कार को देख रहा है, कार को देख रहा है। और कितने डिग्री पे देख रहा है, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन पे देख रहा है। क्या देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितना होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या होता है, तो इसके पैरेलल एक आप हॉरिजॉन्टल वहाँ से ड्रॉ करते हो जहाँ से ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो ये इसके पैरेलल है, ठीक है। मतलब जो डॉटेड लाइन है ये इस ग्राउंड सरफेस से क्या है, पैरेलल है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो मतलब एंगल यहाँ से मेजर होगा, कहाँ से, इससे नीचे की तरफ। कितनी डिग्री है, 30 डिग्री है। आ रही है बात समझ में। अब होता क्या है देखो, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसके क्या है, पैरेलल है। और ये एक ट्रांसवर्सल हो गई। तो ट्रांसवर्सल से ये जो अल्टरनेटिंग एंगल्स होते हैं ना, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं ये क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन होगी पैरेलल और ये होगी एक ट्रांसवर्सल। तो ये आ गया आपका 30 डिग्री। आ रही है बात समझ में। आगे देखो क्या बोल रहा है वो, आगे बोल रहा है क्या है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद एन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार इज एक्स। क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार इज एक्स। ये हमने मान लिया है, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार इज एक्स। आगे देखो क्या बोल रहा है, 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब 6 सेकेंड के बाद ये कार इस तरफ चल रही है और 6 सेकेंड के बाद इस आदमी ने ये देखा कि कार इसको कहाँ पे, यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे जो तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है आपका 60 डिग्री। ध्यान ये रखना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से नहीं बनाना है, मतलब इस वाली लाइन से नहीं, ऊपर से ही बनेगा। जितने भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे वो सारे इस डॉटेड लाइन जो आपने खींची है, जो कि ग्राउंड सरफेस के पैरेलल होती है, तो उस लाइन से ही आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाओगे। तो अब देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो मतलब ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या बोल रही है। फिर इसने बोला है 60 डिग्री, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब क्या हुआ कि वो जो कार है वो चलते चलते यहाँ तक तो पहुँच गई है, बट यहाँ से यहाँ तक उसको कितना टाइम लगेगा ये बताओ, ठीक है। फिर हम लोग एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले कर देते हैं नेमिंग। मैं अब एक दूसरा पेन निकाल लेता हूँ, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा ए पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया बी पॉइंट, ये हो गया आपका सी पॉइंट और ये हो गया आपका डी पॉइंट। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरा, हमने यूनिफॉर्म स्पीड को हमने एक्स मान लिया है, ठीक है। तो टाइम टेकन कितना होगा उसको, टाइम टेकन टू रीच डी पॉइंट। कौन सा, डी पॉइंट पे पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा है, तो वो आपको उसने दे रखा है, कितना दे रखा है, 6 सेकेंड्स दे रखा है। तो अगर आप डिस्टेंस फाइंड करोगे AD, मतलब अगर आप डिस्टेंस फाइंड करोगे जो कि यहाँ पे क्या है AD है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। कितना, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम, तो बताओ जरा यहाँ पे स्पीड कितनी है, स्पीड आपने x मानी है और टाइम कितना लग रहा है, 6 लग रहा है।
तो इसका मतलब हो गया 6x जो है वो आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, 6x यूनिट्स। आ रही है बात समझ में, इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या है कि अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में काम करूं, कौन से, DBC में, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में काम करूं, देखो यहां पे मैं कर रहा हूं क्या है, इन ट्रायंगल DBC, कौन सा, इन ट्रायंगल D, ये ट्रायंगल का साइन है, DB एंड C। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1060 डिग्री, और 1060 डिग्री परपेंडिकुलर कितना है, BC, परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन ये क्या हो गया, BD, बेस कितना है, BD है, बेस कितना हो गया, BD हो गया। अच्छा 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1060 डिग्री की वैल्यू होती है तुम्हारी √3 इक्वल्स टू BC अपॉन BD। तो BD यहाँ पे चला गया, तो ये हो जाएगा आपका कितना, BD √3 इक्वल्स टू BC। आ रही है बात समझ में, तो ऐसा हो गया। अब देखो क्या है, क्योंकि अच्छा ये ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी हमको ये पता लग गया कि इसकी वैल्यू कितनी है, BC की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो हमको भी पता लग गया है। अब देखो क्या है कि अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में कौन से, इन ट्रायंगल कौन सा, ABC, इन ट्रायंगल ABC, और यहाँ पे 1030 डिग्री है, कितना है, 1030 डिग्री। आ रही है बात समझ में, 1030 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा, परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर क्या है, BC, परपेंडिकुलर कितना हो गया, BC हो गया, अपॉन में कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा। बेस कितना है इसके लिए, इसके लिए बेस है तुम्हारा AB। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो, अब हम लोग आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको देखो BC जो है, BC की वैल्यू क्या है आपका, BD √3। तो हम लोग यहाँ पे BC की वैल्यू लिख लेते हैं, और यहाँ पे 1030 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल्स टू BC की वैल्यू कितनी आ रही है, तो वो आ रही है आपकी BD √3 अपॉन में AB। अब देखो AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है AD प्लस BD, ठीक है। तो AD की वैल्यू कितनी हो गई, AB की जो वैल्यू आएगी, AB की वैल्यू वो AD प्लस DB। आ रही है बात समझ में अभी तक चीज़ें क्लियर हैं, या फिर DB लिखो या फिर BD लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज़ चली जाएगी इधर, तो आप लिखोगे इसको AD प्लस BD, क्योंकि मल्टीप्लाई होना है किससे, 1 से, और ये चीज़ चल जाएगी इधर, तो आप इसको लिखोगे BD √3 इंटू √3। तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका AD प्लस BD इक्वल्स टू, यहाँ पे है आपका 3BD। आ रही है बात समझ में। अब आगे कैसे करोगे, अब आगे ये होगा कि यहाँ पे आ गया आपका AD इक्वल्स टू, अब ये BD यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, तो 3BD माइनस BD। आगे बात समझ में। अच्छा अब AD की वैल्यू बताओ जरा कितनी है, तो AD की वैल्यू 6x है, तो AD की वैल्यू आपकी 6x है, इक्वल्स टू 3BD माइनस BD, तो ये हो गया आपका 2BD। आ रही है बात समझ में। अब 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 3x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा। BD की वैल्यू कितनी आ गई, 3x आ गई। क्या ये आंसर है, तो ये आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने आपसे टाइम पूछा हुआ है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय दिस कार टू रीच दिस फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम टेकन है वो फाइंड करना है। आपने फाइंड किया डिस्टेंस, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मुझे ये बताओ कि डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस है आपकी 3x, तो ये हो गया आपका 3x, और आपने स्पीड कितनी ली है, आपने स्पीड ली है x, तो इससे ये कैंसिल। आंसर कितना आ रहा है आपका 3 सेकेंड। तो जो क्वेश्चन आप लोगों को बहुत टफ लगता है उसको बहुत आप इतने आसान तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है। हाँ, तो ये आपका ये पूरा क्वेश्चन एक बार मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। देखो यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आप चाहो
तो एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड देन ये जो रेस्ट पोर्शन है, इतना सा पोर्शन, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाद में आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए हो सकता है कि थोड़ा यूजफुल रहे। ठीक है, हम लोग जरा एक और जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को जरा देखते हैं क्या है। आपके लिए एक और जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 16। और आपको मैंने बताया क्या है कि क्वेश्चन चाहे जैसा भी आएगा, अगर आपने डायग्राम सही बना दिया, अगर आपने डायग्राम सही बना दिया है तो आधा क्वेश्चन आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि तब आप उसमें लगा सकते हो ना कि 10 लगेगा, कॉट लगेगा, या फिर क्या वैल्यू रखी जाएगी, ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं जरा। के एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या बोल रहा है वो कि एक टावर है, इस तरीके से एक टावर है, और एक पॉइंट है आपका यहाँ पे जो कि 4 मीटर पे है। कितने मीटर पे है? 4 मीटर पे है। ठीक है, और एक दूसरा भी पॉइंट है जो कि यहाँ से और आगे जा करके है, जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द टावर जो है वो है आपकी 9 मीटर। आ रही है बात समझ में? तो अब इसके बाद ये क्या बोल रहा है, देखो दोबारा पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो कौन से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो ये एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएगा और एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएगा। ये दो एंगल ऑफ एलिवेशन आ गए, तो ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता लगना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? वो होते हैं 2 एंगल्स जिनका सम क्या हो, जिनका सम जो हो वो कितना हो? 90 डिग्री हो। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो 2 ऐसे एंगल्स जिनका सम कितना हो? 180 डिग्री हो। आ रही है बात समझ में? तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको थीटा मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ? थीटा। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अब क्या करो, सबसे पहले इसकी नेमिंग कर दो। मैंने किया A, B एंड C। ठीक है, क्वेश्चन में आगे देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में आगे ये बोल रहा है प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। क्या बोल रहा है ये? टू प्रूव क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है कि हाइट ऑफ टावर जो है, हाइट ऑफ टावर कितना है? 6 मीटर है। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको इसमें करना ये है कि सबसे पहले, अच्छा A, B, C और यहाँ पे D आपने नेमिंग कर दी है सबकी। ठीक है, मैं एक दूसरा पेन ले लेता हूँ। देखो, अगर आपने डायग्राम प्रॉपर, चाहे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से कैसा भी क्वेश्चन हो, डायग्राम प्रॉपर बनना चाहिए आपका। अभी हाँ, अभी आपको दिख रहा है पूरा। ठीक है, तो हम लोग जरा इसमें देखते हैं कि क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं। इस छोटे वाले ट्रायंगल में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल DBC। क्या? DBC। DBC में tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है? CB अपॉन बेस कितना है आपका? DB। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये समझ में आ गया। और यहाँ पे अगर आपको DB की वैल्यू भी पता है, आपको क्या पता है यहाँ पे? tan थीटा में देखो, आपको एक चीज़ यहाँ पे क्या पता है कि tan थीटा इक्वल्स टू CB की वैल्यू आपको नहीं पता है, बट DB की वैल्यू आपको पता है। DB की वैल्यू है आपकी 4। इसको मैंने डाल दिया फर्स्ट इक्वेशन। जहाँ पे भी ये कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहा है, ये अभी आपको दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। तो देखो क्या है, जहाँ भी मैं इसकी कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा वाले प्रॉब्लम्स को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? 90 माइनस थीटा वाले प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पे tan थीटा लिया है, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लेने वाला हूँ जिसमें cot 90 माइनस थीटा यूज हो जाए। तो मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में आता हूँ। अभी जरा क्या बोल रहा हूँ मैं,
इस बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाओ, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को चाहिए cot 90 माइनस थीटा, क्या चाहिए? cot 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है? बेस है आपका ए बी और ए बी की वैल्यू है आपकी 9। तो बेस कितना है आपका? ये है आपका 9 अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका वही है सी बी, तो सी बी। अच्छा मुझे ये बताओ कि cot 90 माइनस थीटा होता क्या है? तो cot 90 माइनस थीटा होता है आपका tan थीटा। क्या होता है आपका? tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 9 अपॉन सी बी। अब मुझे ये बताओ कि ये कितना है आपका? tan थीटा इक्वल्स टू सी बी। यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू ये है और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू ये है, तो मैं यहाँ से tan थीटा की वैल्यू वहाँ पे पुट कर देता हूँ। कैसे? यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? सी बी अपॉन 4, इसको मैं लिखूंगा सी बी अपॉन 4 इक्वल्स टू 9 अपॉन सी बी। तो सी बी यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 4। तो सी बी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया? 9 4 जा 36। तो सी बी इक्वल्स टू अंडर रूट 36। तो सी बी की वैल्यू आ रही है आपकी प्लस माइनस 6। और आपको पता है माइनस 6 तो हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस है एक, या फिर एक हाइट है। आ रही है बात समझ में? सी बी की वैल्यू क्या है? वो हाइट है, हाइट तो माइनस में हो नहीं सकती। देयरफॉर हाइट ऑफ क्या है? हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर प्रूव्ड। क्योंकि आपको कितना प्रूव करना था? 6 मीटर प्रूव करना था, तो आंसर आपका आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को होना था। अभी आपके स्क्रीन पे ये पूरा क्वेश्चन है, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, बस ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस पे आपके पास जो स्मार्ट क्वेश्चंस थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो डाउट होता है वो ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन थे 2 एनसीईआरटी की बुक से पर्टिकुलरली यही थे। बट कई सारे कॉम्पिटिटिव जो बुक्स हैं, जैसे सैम्पल पेपर की जो आपके सैम्पल पेपर्स आए हुए हैं या फिर जो आपके प्रैक्टिस पेपर आ रखे हैं, उनमें बहुत स्मार्ट क्वेश्चंस हैं। आई रियली वांट कि आपको अगर अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग करनी है ना, तो आप उन क्वेश्चंस को पक्का ट्राई करो, ठीक है। और अगर आपके पास सैम्पल पेपर नहीं है या फिर एनसीईआरटी की बुक नहीं है, ऐसा कुछ भी अगर आपके पास दिक्कत है या आपको मैथ्स और साइंस में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आपको सिंपली एक काम ये करना है कि मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 7906039961। आपको इस नंबर पे करना है व्हाट्सएप। ये हमारा नाथ सर क्लासेस का व्हाट्सएप नंबर है, नाथ सर क्लासेस का व्हाट्सएप नंबर। और यहाँ पे हम आपको जितने भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट मटेरियल हैं, चाहे बुक्स, मतलब हम लोग सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं चीज़ों को, चाहे बुक्स हो, चाहे सैम्पल पेपर हो, चाहे प्रैक्टिस पेपर हो, और सब का सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में। टिल दैट ऑल द बेस्ट। आप लोग ढंग से पढ़ाई करो एंड मेक श्योर कि आपके जो परसेंटेज है वो जितने बेस्ट से बेस्ट आप ला सकते हो, लाने की पूरी कोशिश करो। हमारी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। टेक केयर।